Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Let's start the mechanism of breathing. The physical movement associated with the gaseous exchange are called breathing. Physical movement अगर तो वो गैसेस एक्सचेंज के साथ एसोशिएट करती है तो उस टर्म को हम ब्रीथिंग कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ब्रीथिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की गैसेस को अपने इन्वायरमेंट की गैसेस के साथ एक्सचेंज कर रहा है तो उस टर्म को हम ब्रीथिंग कहते हैं। मेनली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन क्या करते हैं, अपनी बॉडी की गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है उस गैस को अपने इन्वायरमेंट की गैस जो ऑक्सीजन है उसके साथ एक्सचेंज करता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। इस टर्म को हम कहते हैं ब्रीथिंग। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। दो टर्म हैं ब्रीथिंग के। फर्स्ट टर्म का नाम इनहेलेशन और सेकंड टर्म एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन इनहेल करना, बॉडी के अंदर लेके जाना। एक्सहेल मीन बॉडी से बाहर निकालना, गेट रिड। ठीक है, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो रिब के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिब्स रेज हो जाएंगी। रेज मतलब ऊपर को उठ जाएंगे। जब रिब के ऊपर मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उन कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्ट में क्या होगा, रिब्स रेज्ड हो जाएंगी। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लॉयड। उसी टाइम पे जो डोम शेप डायफ्राम है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और लॉयड हो जाएगा। दिस मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी के एरिया को इंक्रीज करती है। विच रिड्यूस द प्रेशर ऑन द लंग्स, जो कि लंग्स में प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपेंड एंड द एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीजेज। जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे और उनके अंदर जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब लंग्स जो है वो एक्सपेंड हो चुके हैं, उनका साइज इंक्रीज हो चुका है। अब उनके अंदर जो गैसेस होंगी वो जो प्रेशर होगा गैसेस का वो डिक्रीज हो जाएगा। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स, अब जो एयर थी लंग्स के अंदर वो कम हो गई थी, उनका प्रेशर कम हो गया था। अब क्या करेंगे, लंग्स आउटसाइड से और ज़्यादा एयर अपनी लंग्स में लेके जाएंगे। ठीक है, टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स, ताकि प्रेशर को इक्वलाइज किया जा सके। अंडरस्टैंड। अब हम देखते हैं कि एक्सपायरेशन क्या होता है। एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स, अब आउटसाइड से गैसेस रश हो गई थी, मतलब बॉडी के अंदर आ चुकी थी। अब क्या होगा, लंग्स में गैस एक्सचेंज हो जाएंगी। द इम्प्योर एयर इज एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन, जो इम्प्योर एयर होगी जैसा कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, मतलब प्योर नहीं है, वो क्या हो जाएगी, बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगी। द रिब मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। अब रिब मसल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं ताकि रिब्स को अपने बैक पोजीशन पे लेके आए। इनहेलेशन में क्या हो रहा था कि रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और रिब्स जो थी वो रेज्ड हो रही थी। लेकिन एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है कि रिब मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं और रिब्स जो है वो अपनी बैक पोजीशन पे आ रही हैं। द डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स इट्स रेज्ड डोम शेप। अब डायाफ्राम क्या कर रहा है कि वो भी रिलैक्स हो रहा है और वो भी अपनी पहले वाली शेप पे आ रहा है। ठीक है, दिस रिड्यूस द शेप स्पेस इन द चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स। ये क्या करते हैं कि चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है उसको रिड्यूस कर देते हैं और प्रेशर लंग्स के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन इनहेलेशन में क्या होता था कि जो डोम शेप डायफ्राम था वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता था और जो थोरेसिक कैविटी थी उसका एरिया जो था वो इंक्रीज हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि एरिया डिक्रीज हो रहा है और इसके अलावा लंग्स पे प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है।
द लंग कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सुकर जाएंगे, एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम, जिसके रिजल्ट में एयर जो थी वो एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। अंडरस्टैंड? आपने इन दोनों को कंपैरिजन जब करेंगे तब आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 times per minute in normal circumstances at rest। मतलब जब रेस्ट पोजीशन पे हो तो ह्यूमन 16 से 20 मरतबा 1 मिनट में सांस लेता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। जो ब्रीथिंग का रेट है वो रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन में है वो सेंसिटिव है, मतलब सेंस करता है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन मीन मिकदार, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर जितनी है उसको सेंस करता है। When we do exercise or some hard job, our muscle cell carry out cellular respiration at greater rate। आपने नोट किया होगा जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई भी मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी, हमें भूख जल्दी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है। क्या होता है कि जो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर थी वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो गई है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था? फूड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज इन द ब्लड। उसके रिजल्ट में क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है। एनर्जी तो हमें मिलेगी, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी जो कि ब्लड में रिलीज कर दी जाती है। This greater than normal concentration of carbon dioxide stimulate the respiratory center of brain। अब ये नॉर्मल से कहीं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में शामिल हो गई है। अब क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ब्रेन का वो स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेज टू द रिप मसल्स एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब रेस्पिरेटरी सेंटर मैसेज सेंड करेगा रिप मसल्स को और डायफ्राम को कि वो सांस लेने के अमल को तेज़ करते हैं, सो डैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ बॉडी। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा थी हमारी बॉडी में वो रिमूव आउट हो जाएगी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 times per minute। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई भी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा जो सांस लेने का अमल है वो 30 से 40 मरतबा हो जाता है। लेकिन जब हम कोई भी काम कर नहीं रहे होते, रेस्ट पोजीशन पे होते, तब हमारा जो हार्ट रेट है, जो सांस लेने का अमल है वो 16 से 20 मरतबा होता है। अंडरस्टैंड? द ब्रीथिंग मूवमेंट आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मीन जो हमारे कंट्रोल में ना हो, टू अ लार्ज एक्सटेंट। However, we can control the rate of breathing, but not for a long time. We can control the rate of breathing। हम ब्रीथ को कंट्रोल भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट।